लेह से लेकर कारगिल तक LAC और LOC का इलाका आता है और ऐसे में इन तमाम इलाकों तक पहुंचने के लिए दो बड़े नेशनल हाईवे का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, जिनमें जम्मू श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा मनाली लेह नेशनल हाईवे का इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह और आज हमारी जी मीडिया की टीम एक ऐसे सड़क पर आपको लेकर चलेगी जिसके निर्माण में 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया और ऐसे खतरनाक रास्तों पर एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी सेना के सीमा संगठन के प्रोजेक्ट योजक को दी गई है, जो कि मिशन इम्पॉसिबल है। लेकिन अब ये मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल होने जा रहा है, क्योंकि पिछले 20 सालों से हो रहे इस सड़क के निर्माण को अब पूरा होने में कुछ महीनों का वक्त लग जाएगा, जिसके बाद लद्दाख के बेहद खूबसूरत झांसकर वैली के 20,000 से ज्यादा लोगों की आबादी वाले इलाके को कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। और दूसरी तरफ जब यह हाईवे बन जाएगा तो 12 महीने इस सड़क से LAC और LOC तक पहुंचना भारतीय सेना के साथ साथ यूटी लद्दाख के लोगों के लिए बहुत आसान होने वाला है। तो आइए आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में ग्राउंड जीरो से आपको एक ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे जो आपके काम की है। दारचा से निमू तक एक ऐसी सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है जो आने वाले समय में एक ऐसे महत्वपूर्ण रोल को अदा करने वाली है, जिससे यूटी लद्दाख को और सीधा सीधा कारगिल को फायदा होने जा रहा है। आज हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर आपके लिए इस रिपोर्ट को तैयार करेगी और हर उस तस्वीर को दिखाएगी जो पहली मर्तबा टीवी पर दिखने जा रहा है। प्रोजेक्ट योजक के चीफ इंजीनियर हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि इस सड़क की जो है निर्माण की शुरुआत हुई कब, और इसके डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो कितना डिस्टेंस जो है वो पूरा करने के बाद लेह श्रीनगर हाईवे के साथ ये हाईवे कनेक्ट होता है? ये जो सड़क है हमारी निमू पदम दारचा, ये टोटल अप्रॉक्सीमेटली 298 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है फ्रॉम निमू से लेके दारचा तक। और दारचा पे ये जो मनाली लेह एक्सेस जा रहा है उस पर आके कनेक्ट होता है। सर, कौन से ईयर्स में जो है इस सड़क की शुरुआत की गई थी, और अब लेटेस्ट स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि ये सड़क जो है वो अब दोनों तरफ से कनेक्ट होने वाली है? अगर हम इसकी शुरुआत को देखें तो जैसा कि पहले हमारा एक प्रोजेक्ट होता था हिमांक, उसके बाद एक प्रोजेक्ट हमारा कारगिल में रेज हुआ प्रोजेक्ट विजय। तो पहले इसका कुछ हिस्सा हिमांक के पास था, कुछ पोर्शन इसका विजय के पास था। अभी जब ये प्रोजेक्ट योजक स्टार्ट हुआ है तो ये पूरा का पूरा NPD एक्सेस प्रोजेक्ट योजक को दे दिया गया है। और इसकी शुरुआत लगभग जो हमारा फर्स्ट जॉब है वो 2004 से चल रहा है। लेकिन अभी पिछले 1.5 साल से जब से ये सड़क प्रोजेक्ट योजक के पास आई है तो इसके ऊपर में बहुत ही ज़्यादा फोकस है इस रोड को कनेक्ट करने के लिए। अभी इसके ऊपर में कनेक्टिविटी पे काम चल रहा है। लगभग 10 किलोमीटर का एक ऐसा पोर्शन है जो अभी काफ़ी हार्ड रॉक है, वहाँ पे उसको हम कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड होपफुली फरवरी या मार्च तक हम उसको कनेक्टिविटी पूरी अचीव कर लेंगे। जहाँ पे पहले कनेक्टिविटी हो रखी है उसको NHSL और NHDL में डेवलप किया जा रहा है साइमल्टेनियसली। अलग अलग स्ट्रेचेस पे काम चल रहा है। सर, जो मनाली लेह हाईवे है अगर उसकी बात करें तो ज़्यादातर ट्रैफिक जो है फ़िलहाल उसी हाईवे से जो है एक्सेस करता है यूटी लद्दाख के लिए। अगर इस हाईवे की अगर मैं बात करूं तो उस हाईवे से इस हाईवे में क्या बदलाव है और क्या फ़ायदा जो है आने वाले समय में मिलने वाला है? इस रोड को अगर आप कंपेयर करेंगे जो मनाली लेह एक्सेस से, तो उस एक्सेस पे जाते हुए हमें 4 पासेस को क्रॉस करना पड़ता है। अगर हम NPD रोड पे देखें तो सिर्फ एक ही पास पे हमको क्रॉस करना पड़ रहा है। और उसके बाद अगर हम ऑल्टीट्यूड देखते हैं अगर NPD का जी, तो रोड जो है एक पैरेलल एल्टीट्यूड पे चल रही है, जहाँ पे स्नोफॉल कम है। और ये रोड कभी भी पूरे 12 महीने के 12 महीने इस रोड पे ट्रैफिक ऑन रहेगा। एक झांसकर वैली है, 20,000 से ज़्यादा की आबादी वहाँ की है, तो उनके लिए लाइफलाइन का काम करने वाली है। बहुत ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका झांसकर वैली को ही होने वाला है, क्योंकि उनको दोनों तरफ से कनेक्टिविटी मिलने वाली है, लेह के साइड में भी और मनाली के साइड में भी। अभी पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो ये जो झांसकर वैली वाला इलाका है ये लगभग 6 महीने के लिए कट ऑफ रहता था। पिछले साल हमने पूरा कोशिश करके मैक्सिमम एट ए स्ट्रेच 8 या 10 दिन से ज़्यादा हमने इसको क्लोज नहीं होने दिया।
और अभी आने वाले टाइम में जिस हिसाब से यहाँ काम चल रहा है, थ्रू आउट द ईयर ये कनेक्टेड रहेगा और इससे जो लोकल जो टूरिज्म है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। हमने अपने सफ़र की शुरुआत जो है वो मनाली से की थी और दारचा पहुंचने के बाद जो है वो अब हम नीमू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहले हमें 16,500 फीट ऊंचाई पर से गुजरना पड़ेगा। शिंकुला दर्रे की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर क्या कुछ स्थिति है और इस अल्टरनेट रोड पर जो है वो अब तक कितना काम पूरा हो चुका है, कब ये सड़क जो है वो दोनों तरफ से जुड़ने जा रही है, इसके लिए आप बने रहिए हमारी इस खास रिपोर्ट पर। दारचा से नीमू के डिस्टेंस की अगर बात करें तो उनमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग शिंकुला पास आता है और शिंकुला दर्रे के दोनों तरफ की सड़क तक जो है वो अप्रोच करना सर्दियों के दौरान काफी चैलेंजेबल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में 10 से 15 फीट बर्फबारी हर साल होती है और उसके बाद स्नो क्लियरेंस करने का एक्सपीरियंस जो है वो इसी साल के विंटर में किया गया है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, इससे पार कैसे पाया जाएगा, क्योंकि इस सड़क को ऑल वेदर और 12 महीने खुला रखने का चैलेंज जो है वो प्रोजेक्ट योजक को दिया गया है। सर, जिस तरीके से फर्स्ट एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट योजक को जो है शिंकुला दर्रे के दोनों तरफ सड़क को कनेक्ट करने का, वो भी विंटर्स में मौका मिला है, तो बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले हैं। आने वाले समय में 12 महीने ये सड़क खुली रहे सर, उसको लेकर प्लान ऑफ एक्शन क्या है सर? अभी जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि पिछले साल जो है दिसंबर 22 से लेके मार्च 23 तक हमने इस सड़क के ऊपर में जब भी बर्फबारी हुई तो उसको हमने पूरे टाइम खोल के रखा था। हम लोगों को इनफैक्ट पूरे प्रोजेक्ट योजक को एक टास्क मिला था कि इस साल कनेक्टिविटी 100% रहनी चाहिए और दिसंबर में कोई भी रास्ता दिसंबर जनवरी में बंद नहीं होना चाहिए। जितने भी हमारे कर्मयोगी हैं उन्होंने बहुत ही मेहनत से यहाँ पे काम किया। काफ़ी हमारे CPL भी हमारे साथ थे और एक बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से उन्होंने काम किया। इनफैक्ट हमारे 1-2 एक्सीडेंट भी हुए, 1-2 लोगों की जान भी गई, लेकिन बहुत ही बहादुरी से हमारे बंदों ने काम किया है, जिसके लिए मैं उन सब की बहुत ही तारीफ़ करता हूँ। और अगर देखा जाए तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं हमें जो पिछले साल स्नो क्लियरेंस के टाइम में हमें सीखने को मिली हैं, जो इस बार हमें काफ़ी हैंडी रहेंगी। जैसे कि इस बार हमने पहले ही सर्दी का मौसम आने से पहले ही हमने जगह जगह पे अपने डेट्स बना लिए हैं। वहाँ पे जितना इम्पोर्टेंट हमारा जो FOL के डेट्स हैं वो और खाने पीने का सामान है वो पहले से ही स्टॉक करके रखा हुआ है, और जितना प्लांट है उस सब के लिए कवर्ड करके पार्किंग स्पेस भी बनाया गया है, ताकि जो हमारा पिछले साल टाइम वेस्ट होता था स्नो क्लियरेंस इक्विपमेंट को साइट पे ले जाने के लिए, और वहाँ से जब रात को काम खत्म करके कर्मयोगी वापस आते थे, तो उस टाइम को कम करने के लिए हमने क्लोजेस्ट टू द शिंकुला जगह पे हमने अपने शेड्स बनाए हुए हैं और वहाँ पे उनको FOL और अपने खाने पीने के सामान को अभी से स्टॉकिंग करना स्टार्ट कर दिया। सर, अगर सिचुएशन की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं कि आज भी स्नोफॉल हुआ है और बर्फ जो है इन पहाड़ों पर देखी जा सकती है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर हम इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, 16,500 फीट की ऊंचाई तक अभी हमें पहुंचना है, लेकिन इस पूरे पोर्शन पर मल्टीपल जो है एवलांच प्रोन एरियाज आते हैं, फ्लैश फ्लड जोन आते हैं, तो ऐसे में ये जो है ट्रैफिक के लिए काफ़ी खतरा है। तो इस खतरे को कम करने के लिए प्लान क्या है सर? जैसा कि आप अभी देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली इस एक्सेस को डेवलप करने में गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा देरी इसलिए भी हुई है क्योंकि ये क्लाइमेटिकल कंडीशन के हिसाब से अगर आप इस इलाकों को देखें तो बहुत ही हार्श वेदर है जी। यहाँ पे इनफैक्ट अभी तो आप स्नो देख रहे हैं, यहाँ पे जब जून में लोग गर्मी से त्रस्त होते हैं उस टाइम पे भी यहाँ पे बर्फ़ गिर रही होती है। अभी जैसे आप रोड के दोनों साइड में देखेंगे, सेफ्टी मेजर्स को इम्प्रूव करने के लिए दोनों साइड पे इसके क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है हमने सांसे को इंक्लूड करके काफ़ी यहाँ पे रेकी करी है और 50 से ज़्यादा जगह ऐसी आइडेंटिफाई करी हैं जहाँ पे या तो हमारे को एवलांच का खतरा है या फिर लैंडस्लाइड का कोई भी खतरा है। तो उन सभी जगह पे भी साइमल्टेनियस काम चल रहा है और आने वाले समय में उन सब चीज़ों से भी पार निपटा जाएगा। अगर हम देखें तो बारिश के मौसम में भी यहाँ पे काफ़ी हैवी रेनफॉल भी होता है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा आते हैं। उन सब चीज़ों को भी देखने के लिए काफ़ी स्लो सेलिब्रेशन के साइट भी हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जिनके ऊपर भी अभी साइमल्टेनियसली काम स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल
तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इस सड़क को जो है वो बनाने में कितनी चुनौतियां जो है वो पिछले 20 सालों में देखी गई हैं, लेकिन उसके बाद अब ये सड़क जो है काफी हिस्से तक बन चुकी है और ऐसे में यातायात जो है वो झांसकर वैली तक जो है वो पूरी तरीके से सुचारू है। दोनों तरफ से जो है वो ट्रैफिक मूवमेंट पिछले 2 सालों में चल रहा है। हालांकि फर्स्ट टाइम जो है वो प्रोजेक्ट योजक ने इस सड़क को इस विंटर में भी खुला रखा था, लेकिन आने वाले समय में विंटर्स में इसको दोबारा खुला रखना जो है वो काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर सर्दियों के दौरान बर्फबारी होने के बाद एवलांचेस जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उन एवलांचेस और बर्फ की मोटी परत के बीच से सड़क को बहाल करना जो है प्रोजेक्ट योजक के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। हालांकि इसके लिए जिस तरीके से चीफ इंजीनियर ने जानकारी दी कि किस तरीके से इसे खुला रखा जाएगा और आने वाले समय में एवलांचेस हो, एवलांच प्रॉन एरिया हो या फिर फ्लैश फ्लड के जोन हो, उन पर जो है वो किस तरीके से कंस्ट्रक्शंस की जानी है ताकि आसानी से ट्रैफिक जो है वो 12 महीने इस पूरी सड़क से जो है झांसकर वैली तक और यूटी लद्दाख के बाकी हिस्सों तक पहुंच सके, वो बेहद जरूरी रहने वाला है। आगे क्या कुछ जानकारी है वो आपको दिखा देते हैं। इस वक्त हम लोग 15,900 फीट की ऊंचाई पर हैं और समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्या कुछ नज़ारा दिखाई देता है, आइए आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। ये शिंकुला दर्रे के बिल्कुल साथ का इलाका है। बर्फबारी के बाद जो है वो क्या कुछ तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि विंटर्स में यहाँ पर 10 से 15 फीट बर्फ की मोटी परत रहती है और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो -30 से -40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर मिनिमम तापमान चला जाता है। तो ऐसे में इस पूरे इलाके पर जो है वो किस तरीके से चैलेंजेस जो हैं वो प्रोजेक्ट योजक की पूरी टीम को झेलने पड़ते हैं, वो हम अपनी इस खास रिपोर्ट में लगातार दिखाई दे रहे हैं। ये पोर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली मोटरेबल टनल शिंकुला टनल का जो है वो काम इसी साल शुरू होना है और ठीक इसी जगह पर उसका साउथ पोर्टल होगा और शिंकुला दर्रे के ठीक नीचे से होते हुए ये टनल जो है वो डबल ट्यूब डिजाइन पर बनाई जाएगी और उसके बाद जो है वो झांसकर वैली को हिमाचल प्रदेश से ये टनल जोड़ने वाली है। आगामी जानकारी जो है चीफ इंजीनियर से ले लेते हैं। सर, ये सड़क को बनाना जो है वो अपने आप में चैलेंज है और दूसरी तरफ एक दूसरा चैलेंज और आपकी पूरी टीम को मिलने वाला है और मिल चुका है, वो है शिंकुला टनल। उस पर क्या अपडेट है सर? ठीक है, जैसा कि आपने बताया, अभी जिस ऑल्टीट्यूड पे अभी हम खड़े हैं 15,900 ऑलमोस्ट 16,000 फीट हो गया है। ऊंचाई के ऊपर में काम करना सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है, जो लोकल रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत ही मिनिमल है यहाँ पे जी। और सबसे बड़ा चैलेंज हमें यहाँ पे आता था मेडिकल एड का, कि इस इलाके में अगर किसी को कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको एवैक्यूएशन के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो अभी पिछले साल हमने जो एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे स्नो क्लियरेंस के टाइम में, हमने अपने लेसन्स ड्रॉ किए हैं और जहाँ पे अभी ये शिंकुला टनल बनने वाला है इसके दोनों साइड पे हेलीपैड बनाया गया है ताकि किसी भी टाइम पे किसी भी टाइप की इमरजेंसी होगी तो उसको डील करने में आसानी रहेगी। जो ये इम्पोर्टेंट टनल जो बनने जा रही है जी, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट टनल भी होगी क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश को ज़ंस्कार वैली से और लेह से कनेक्ट करने वाली है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वर्ल्ड हाईएस्ट एंड एक क्लासिक एग्जांपल ऑफ मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग विच विल बी विजिटेड बाय ऑल इन कमिंग टाइम्स। तो क्या समझें सर कि क्या इसी साल इस टनल का जो है वो काम शुरू करने का जो है वो प्लान रखा गया और कब तक जो है वो पूरा करने का टारगेट जो है इंजीनियर्स को दिया जाएगा? इसके ऊपर में एक्चुअली क्योंकि ये पूरा एरिया इतना डिफ़िकल्ट था, इसका पूरा रेकी करने में काफ़ी हमें टाइम लगा है। काफ़ी जो इसके अंदर में हम चैलेंजेस आने वाले थे हमें, उन सबको पहले ही मद्देनज़र रखते हुए इसका पूरा एक्शन और टेंडर प्लानिंग पूरा हो गया है और विद इन दिस मंथ ओनली इसका टेंडर एक्शन कंप्लीट हो जाएगा और कोशिश ये है कि इस साल में ही इस काम को हम स्टार्ट करें और कोशिश ये की जा रही है कि 2026 से पहले इस टनल को कंप्लीट किया जाएगा। जब तक इस टनल के ऊपर साइमल्टेनियसली काम चलेगा, ये जो रोड है हमारी एनपीटी, इसमें पूरा रोड को पूरा दर्रे से पास कराते हुए इस रोड को खुला रखा जाएगा और जब ये हमारा जब हमारी टनल बन जाएगी तो कनेक्टिविटी विल बी मच मोर सिंपलर। बिल्कुल, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जब इस शिंकुला दर्रे पर जो है शिंकुला टनल का काम शुरू किया जाएगा तो उसके बाद झांसकर वैली को हिमाचल से कनेक्ट करने में ये टनल जो है वो अहम रोल अदा करने वाली है।
दूसरी तरफ अगर बात करें तो अब इसके बाद हम आपको इसके नॉर्थ पोर्टल पर जो है जाकर वहां पर आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे कि ये टनल जब बन जाएगी तो नॉर्थ पोर्टल पर पहुंचने के बाद क्या खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई देगा। आइए आपको हम अपनी इस खास रिपोर्ट पर दिखाते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए शिंकुला में पहुंच चुके हैं, शिंकुला दर्रे में। सर ये टॉप पे पहुंचने के बाद जो है वो कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पहुंचने के बाद समझना जो है वो आसान होगा। हालांकि स्क्रीन पर जो दर्शक देख रहे होंगे वो समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पर पहुंचने के बाद -7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर इससे भी नीचे गिर जाता है तो इतनी टफ कंडीशंस में काम करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो अब क्या समझा जाए सर कि झांसकर वैली जो है वो अब पिछले कुछ समय से कनेक्ट हो चुकी है, किस तरीके से आप देखते हैं? अभी जहाँ पे आप खड़े हैं, जैसा कि आप अभी फील कर पा रहे हैं, टेम्परेचर ऑलमोस्ट -10 पे है और अभी तो हम ये कह रहे हैं सर्दियाँ स्टार्ट हुई नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं शिमला टॉप तक हम ब्लैक टॉप रोड कर चुके हैं और अभी इसके आगे झांसकर वैली की तरफ भी काम चल रहा है, जिसमें अभी हमारा GSP की लेयर चल रही है और हमारी कलवर्ट्स वगैरह पे हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर में 2024 में यहाँ से लेके झांसकर वैली तक बदाम तक पूरा ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा और कोशिश ये है कि डबल लेन पूरा का पूरा कनेक्ट किया जाएगा। और जैसे कि अभी आने वाले दिनों में यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे जैसे स्नो का यहाँ पे लेवल बढ़ता जाता है, लगभग 15 से 17 फीट की स्नो होगी और जब हम पूरा इसको क्लियर करते रहते हैं तो स्नो लग जाएगी हमारे दोनों तरफ में। बट द गुड थिंग इज पिछले साल जब हमने इस काम को ग्राउंड पे किया है तो हमारे लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है और हौसला भी हमारा बढ़ा है। और स्पेशली यहाँ से जब पिछले साल में हमने झांसकर वैली के लोकल लोगों को यहाँ से क्रॉस करने के लिए और मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए रास्ता दिया है, तो काफ़ी अभी यहाँ पे मोरल आई है और जितने भी कर्मयोगी यहाँ पे साइड पे काम कर रहे हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज इस वक्त काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हैं पूरे बॉर्डर रोड के अंदर जो इस पर्टिकुलर एरिया में आके काम करना चाहते हैं और इतिहास बनाना चाहते हैं। शिंकुला क्रॉस करने के बाद कंडीशंस बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। बर्फबारी के बाद रोड्स बहुत रिस्की हो गए हैं, स्लिपरी यहाँ पे है। कंडीशन किस तरीके से आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जो शिंकुला की तरफ जा रहे हैं झांसकर वैली से, लेकिन स्लिपरी होने की वजह से जो है काफी मुशक्कत इन गाड़ियों को करनी पड़ती है। हालांकि जब भी आप ऐसे रास्तों से होकर गुजरें तो ड्राइविंग स्किल जो है वो काफी जानकारी वाले होने चाहिए ताकि आप आसानी से और सेफ्टी से इन इलाकों को क्रॉस कर सकें। हालांकि ये बेहद खूबसूरत सा दिखने वाला जो ये शिंकुला टॉप का दूसरा इलाका है, झांसकर वैली की तरफ का इलाका है, बेहद खूबसूरत जरूर है, लेकिन सर्दियों के बाद यहाँ से बर्फ की इस लेयर के ऊपर से होकर गुजरना जो है वो काफी ट्रिकी और रिस्की भी है। फिलहाल आगे क्या कुछ कंडीशंस है वो हम आपको आगे दिखाते हैं कि वहां पर किस तरीके से नजारा दिखाई दे रहा है और कंडीशंस किस तरीके से। तारचा नीमू सड़क पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो है वो पहले सेक्शन की अगर बात करूं तो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है और इस डिस्टेंस के भीतर जो है वो 16,500 फीट से ज्यादा ऊंचा शिंकुला दर्रा आता है। ऐसे में जिस स्थान पर मैं इस वक्त खड़ा हूं यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि शिंकुला दर्रे से जो है झांसकर की ओर बहने वाले इस पानी के सोर्स को आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्लो है वो काफ़ी तेज़ है। हालांकि उसके बावजूद जो है वो जो ये जमने की लेयर है पानी की वो आप देख ही सकते हैं कि किस कदर है। हालांकि ये स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हमने आपको दिखाया कि साउथ पोर्टल पर क्या कंडीशंस हैं। जब भी शिंकुला टनल का निर्माण होगा तो उसका साउथ पोर्टल वहाँ पर क्या कुछ नज़ारा है और अब जो मैं इस स्थान पर खड़ा हूँ ये टनल का नॉर्थ पोर्टल होगा। जब भी टनल बनेगी तो टनल के नॉर्थ पोर्टल से होते हुए सीधा झांसकर इस इलाके तक पहुंचा जाएगा और इस पूरे इलाके की जिम्मेवारी जो है जिस अधिकारी को दी गई है उनसे बातचीत करना बेहद ज़रूरी है। सर आपसे जानना चाहूँगा कि आपको एक ऐसा टास्क दिया गया है जो कि पहली बार एक्सपीरियंस करने वाली है आपकी टीम, क्योंकि पहली बार ही इस सड़क को इस विंटर में खोला गया था, लेकिन अब आने वाले विंटर्स में भी खुला रखने का चैलेंज आपकी पूरी टीम को दिया गया है। क्या चैलेंजेस जो हैं वो पहली बार फेस किए गए हैं, उनसे सीखते हुए इस बार के अगला जो विंटर्स आएगा उस पर क्या फोकस रहने वाला है? हाँ जी, हमने लास्ट ईयर जो इसको क्लियरेंस किया था
कम से कम 20 के अराउंड हमने ब्रांचेस को फेस किया है जिसको हम क्लियर करते थे, और जो लोकेशंस हैं वो लोकेशंस हमने पहले ही सर्वे किया हुआ, मार्क किए हुए लोकेशन। तो इस बार हम वेल प्रिपेयर्ड हैं उनके लिए कि हमारी जो लोकेशन है जहाँ जहाँ पे ब्रांचेस आते हैं वो आपको पहले से पता है। तो जो प्रिकॉशंस हैं वो हम प्रिकॉशंस लेंगे। और लास्ट ईयर हमारे पास एक रेस्क्यू टीम भी थी जिसने हमारी काफ़ी हेल्प की थी, और उस रेस्क्यू टीम के जो उन्होंने सर्वे किया है उसके अकॉर्डिंग जो भी लोकेशंस हैं जहाँ पे अवलांचेस प्रोन एरियाज़ हैं वो हमने वेल मार्क किए हुए हैं। तो इस बार हम वेल प्रिपेयर्ड हैं फॉर स्नो क्लियरेंस। मनाली से लगभग 200 किलोमीटर से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। बेहद खूबसूरत इलाकों से होकर हमारे इस सफर के दौरान क्या कुछ आया, हमने आपको सब कुछ दिखाया है। और अब हम 14,000 फीट की ऊंचाई पर जिस स्थान पर खड़े हैं ये गांव का नाम है, और इस ऑल्टीट्यूड पर पहुंचने के बाद जो है वो क्या कुछ खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखा जा सकता है उसकी तस्वीर हम एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। 14,000 फीट की ऊंचाई है, और 14,000 फीट की ऊंचाई पर जिस तरीके से आप इस झांसकर वैली के इन गांव को देख सकते हैं तो जाहिर तौर पर चुनौतियों से भरा ये पूरा का पूरा इलाका है। और इस इम्पोर्टेंट सेक्टर में जो है बहुत सारी चुनौतियां हैं, उसको भी बताना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ इस सेक्टर की जिम्मेवारी संभाले हुए अधिकारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये वाला सेक्टर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सेक्टर के बिना जो है वो शिंकुला कनेक्ट नहीं हो सकता है। तो नई सड़क बनाई गई है, कितना समय लगा और क्या चैलेंजेस फेस किए हैं? देखिए, फ़िलहाल हम जिस लोकेशन पे इसे चाह कहते हैं ये 14,000 फीट पे है, और 13 टास्क फोर्स जो हमारा न्यू पदम दाचा रोड बना रहा है उसके एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन RCC 126 RCC का ये हेडक्वार्टर लोकेशन एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़ा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 126 RCC जो है अपना शिंखोला टनल एंड दूसरी तरफ पदम दोनों से बराबरी से दूरी पर लोकेटेड है, और दोनों को कनेक्ट करते समय जो सर्दियों में मुश्किल वक्त में और जो बर्फ़ पड़ने के बाद में जब रोड कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाता है तो रोड ओपनिंग के लिए सिविलियंस के रेस्क्यू ऑपरेशंस में और बाकी जो दिक्कतें पेश आती हैं जब हमें वाटर रोड्स को रिक्विजिशन किया जाता है तो यहाँ से हमें इंडक्ट होने में आसानी होती है। इस इलाके पर पहुँचने के बाद कुछ एक स्थानीय लोग हमें दिखाई दिए, इनसे बातचीत करना बेहद ज़रूरी है। नमस्ते जी, जुले जी। तो कितने सालों के बाद आपको सड़क से जुड़ने का मौका मिला है? बहुत अच्छा किया मैंने, बने आप लोग छोड़ा। कितने साल के बाद आप जुड़े हैं सड़क से? पहले सड़क होती थी क्या गांव को? नहीं, पहले नहीं। कारगिल और लद्दाख ले जाने के लिए 8 9 12 दिन लगता है ले जाने के लिए। करगिल जाने के लिए 8 दिन लगता है। यहाँ से बटुम जाने के लिए 2 दिन लगते हैं। 2-3 लग जाता है। गांव में बिजली है क्या? बिजली है? बिजली नहीं है। ये गरीब ने हमको 2 बिजली ये सोलर से सब हो गया है। अब तो 2-3 महीना हो गया। नहीं तो वो सोलर भी नहीं है या लाइट भी नहीं है। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमें 60 हो गई। तो 60 साल में आपको कितने सालों के बाद सड़क से जुड़ने का मौका मिला? हमको जोड़ने ये 50 का जोड़े। तो 50 साल के जब आप हुए तब आपने सड़क देखी? तब सड़क देखे, अब सड़क देखे कोई गरीब भी देखे। जो हमारे यहाँ वो यहाँ जो देखो ना, यहाँ जरूर में पहुँचकर बहुत साल हो गया ना। ये गरीब लोग घरों से फिर जल्दी किया, नहीं तो हमारे PW को 6-8 साल जरूर में ले गया। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं, 60 वर्षीय ये बुजुर्ग थे। इनकी एक्साइटमेंट देखकर आप समझ सकते हैं कि 50 साल के बाद जो है इन्हें सड़क से जुड़ने का मौका मिला, और इस सड़क के बनने के बाद जो है यहाँ पर किस तरीके से अब डेवलपमेंट्स में जो है वो तेजी आना शुरू हो गई है, उसकी जो है वो एक्साइटमेंट और तस्वीर जो है इनके चेहरे पर देखी जा सकती है। और जाहिर तौर पर यही दिखाने के लिए जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है ताकि आप घर बैठे हमारी इस खास कवरेज को देखें, और इस बेहद खूबसूरत इलाके पर जब भी आप यहाँ पर आएँ तो इस पूरे इलाके को जो है आप निहार सकते हैं। अब आगे की तरफ अब बढ़ लेते हैं और वहाँ पर किस तरीके से क्या कुछ जो है नया अपडेट आपके लिए हम ला सकते हैं वो आपको दिखाते हैं।
अब हम पदम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद 11,500 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर बसे हुए इस पदम शहर की खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो अब यहाँ से आगे जो है नीमू तक का सफ़र काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इसकी जिम्मेवारी 13 टास्क फोर्स को दी गई है और इसे टफ 13 कहा जाता है, क्योंकि इस सेक्शन पर किस तरीके से चुनौतियों का सामना करते हुए ये टास्क फोर्स काम कर रही है, आइए आपको दिखा देते हैं। ये वो झांसकर का इलाका है जहां पर इस वक्त जीवन को जीना जो है वो काफ़ी चुनौतियों से भरा है, क्योंकि यहाँ पर अब भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मैक्सिमम गांव तक जो है वो नहीं पहुँच पाई है। और ऐसे में सर्दियों के दौरान होने वाली बर्फबारी के बाद ये पूरा इलाका पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट रहता है, लेकिन अब ये नॉट रीचेबल से रीचेबल होने जा रहा है। और यहाँ पर पदम में पहुँचने के बाद कुछ एक स्थानीय लोगों से जानना बेहद ज़रूरी है, बातचीत करना बेहद ज़रूरी है कि क्या चुनौतियों का सामना ये लोग करते हैं। इन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा और आपकी उम्र क्या है? जी, सबसे पहले जुले नमस्ते सलाम सबको। और मेरा नाम तंजीन निंचे थे। मैं इसी छोटे से गांव जो झांसकर बुलाते हैं उस बिलोंग करता हूं। तो हम सभी आप सबको बहुत बहुत वेलकम करते हैं, इसलिए हार्डली वेलकम करते हैं झांसकर में। और जहां तक यहाँ कहा जाए कि अभी हमने अपने बचपन यहाँ से गुजारे, हमने देखे कि जगह कितना रिमोट है और अभी चेंजेस जो आ रहे हैं हमें दिखने को मिल रहे हैं। पहले यहाँ पर मुश्किल से 1-2 गाड़ी भी दिखने को मिलते थे सिर्फ। तो आजकल यहाँ पर काफ़ी पदुन में आप देखो तो ट्रैफिक होते हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है यहाँ के लोगों के लिए। पहले यहाँ पर हर चीज़ें में लाइट तो यहाँ पर ओबियसली यहाँ पर नहीं है, अभी ऑन द वे अभी बन रहा है बहुत सारी चीज़ें। तो डेवलपमेंट यहाँ पर अभी धीरे धीरे आ रहा है। विथिन हमें 5-10 साल के अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। यूटी बनने के बाद काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। बहुत चैलेंजेस आपने और आपके बुजुर्गों ने फेस किए होंगे। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप जी न्यूज़ वाले को लद्दाख जैसे झांसकर जैसे जगह में आप लोग इतना दूर दराज से यहाँ का दुख दर्द सुनने के लिए आप लोग इतना दूर से आया, मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद शुक्रिया बोलता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ का रोड कनेक्टिविटी से तो हमको जब हमारा एज हो गया 47 हो गया तो उससे पहले जो चादर रोड जैसे में हमने यहाँ से घर से स्टार्टिंग पैदल चलना पड़ता था नेमो तक, नेमो से फिर वहाँ से फिर वापस आते समय बच्चे स्कूल में लेते समय इतना मुश्किलात था। तो 10 दिन यहाँ से नेमो पहुँचने में लग जाता था हमको। फिर अभी तो यहाँ रोड कनेक्टिविटी के लिए तो बहुत BATF का 13 BATF हो गया। अभी पहले तो 126 जन वो था। तो अभी तो यहाँ का जो जैसे हेडक्वार्टर बढ़ते जाता है इतना हमारा झांसकर का लोगों को स्कोप ज़्यादा मिलता है काम करने के लिए। और हर एक साइड में यहाँ से दर्जा हो गया, नियमों से झांसकर हो गया, ये बहुत अच्छी तरह से ये हो रहा है सर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिक फैसिलिटीज़ जो हमें है जो इंसान के तो है कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, यही सब चीज़ें हैं जो यहाँ पर बिल्कुल नहीं थे, वो बहुत लेट थे। अब आने वाले टाइम में अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी अभी ऑन द वे मैंने आपको जैसे बताया वो बहुत ही ज़रूरी है। और पानी का ऐसा था कि जब हमें खुद याद है कि हम यहाँ से 20 लीटर लेके 2-2 किलोमीटर पैदल जाके पानी लाते थे। आने वाले टाइम में काफ़ी ये चीज़ें बदल रही है और लोग बहुत ही खुश हैं, यहाँ के लोग बहुत ही खुश है कि बहुत सालों बाद 70-80 सालों बाद इतना सारा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं लोगों को। पहली बार जी न्यूज़ वाले पहली बार आए तो हम इसीलिए हम आपको हार्डली वेलकम करते हैं। और यहाँ के लोगों के जो दूर दर्द सुनने के लिए, यहाँ के लोगों के जो कैसे यहाँ रहते हैं कैसे, जो कि बहुत ज़रूरी थे, जो कि एक झांसकर एक बिल्कुल आइसोलेटेड जगह थे। आपको पता ही होंगे झांसकर बहुत सारों का झांसकर सुना भी होगा, किसी को पता भी नहीं होगा। पदुम से नीमू की तरफ हमने अब अपने सफ़र की शुरुआत जो है वो कर दी है। और इस दौरान किस तरीके से अब टैरन्स आ रहे हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है, वो हम लगातार अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पदुम से निराग तक के जो स्ट्रेच की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 80 किलोमीटर का स्ट्रेच आता है। और इस दौरान सबसे चैलेंजिंग पोर्शन की तरफ अब हम पहुंच चुके हैं। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से कि एक बार पैन करके दिखाएं। और गाड़ी से चलते हुए जब हम आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्या चैलेंजेस जो है वो इस वक्त 13 टास्क फोर्स को जो है वो झेलना पड़। बातचीत करने के लिए 13 टास्क फोर्स के कमांडर हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा आपकी टास्क फोर्स को जो है वो टफ 13 क्यों कहा जाता है?
गुड मॉर्निंग, थैंक यू। टॉप 13 हमारी टास्क फोर्स को इसलिए कहा जाता है बिकॉज जिस प्रकार का टरेन का हम सामना करते हैं इस रोड को बनाने के लिए, वो ना सिर्फ इंडिया में, मेरे ख्याल से वर्ल्ड की सबसे डिफ़िकल्ट टरेन में मानी जाती है। अभी जिस एरिया में हम जा रहे हैं ये एक निराग गॉर्ज है और हमारे पूरे नीमू पदम दारचा का जो रोड है इसका सबसे मुश्किल जो स्ट्रेच है इसी में आता है। आप देखिए कि यहाँ पे जो पूरा स्ट्राटा है, पूरा हार्ड रॉक का स्ट्राटा है जी, और वर्टिकल जो स्लोप्स हैं उनको काट के सी कट हाफ केव टाइप बना के हमको यहाँ पे रोड बनाने का हमारा प्लान है और इसी की तरफ हम अभी कार्यरत हैं। और इसमें जो स्पीड भी है काम करने की, बहुत ही स्लो एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमको जो हार्ड रॉक स्ट्रेच मिलता है लगभग 10 से 15 मीटर पर डे का हमको प्रोग्रेस मिलता है जी। प्लस टॉप 13 इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज इनहेरेंट रिस्क बहुत है इसमें जी। आप देख सकते हैं बिकॉज कई जगह पे फ्रैक्चर्ड रॉक है, कहीं पे हार्ड रॉक है जी। तो जब आप यहाँ ब्लास्टिंग करते हैं तो ब्लास्टिंग करने के बाद जब आप फॉर्मेशन कटिंग करते हैं उसके बाद भी कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि बिल्कुल स्टेबलाइज स्लोप आपको मिलेगा जी। ये अमूमन कई बार हो चुका है कि हम रोड को काट के आगे बढ़े हैं जी और किसी फ्रैक्चर्ड रॉक के हिस्से के कारण वो पूरा का पूरा हिल स्लोप नीचे आया जी। अनफॉर्चुनेटली पास्ट में हमारी जान माल और इक्विपमेंट का भी काफ़ी नुकसान हुआ है जी। बट दैट इज़ पार्ट ऑफ द जॉब एंड हम बिल्कुल फोकस्ड हैं अपने काम की तरफ। ब्रिजेस जो हैं इस टर्न पर आते हैं और हम देख रहे हैं कि ब्रिजेस पर किसी न किसी का नाम रखा गया है, इसके पीछे क्या वजह है? अभी ये एनपीडी रोड में टोटल जो मेजर ब्रिजेस हैं 19 ब्रिजेस हैं, जिसमें लगभग 8 पे काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया, 11 पे भी काम चल रहा है या काम शुरू होने का। और इन दी लाइन ऑफ ड्यूटी अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें हमारे बहादुर जवानों की जान गई है और हमारा कीमती इक्विपमेंट भी लॉस हुआ है, या तो लैंडस्लाइड की वजह से या फिर फ्लड्स में नदी में बहने के कारण। सो ऐसे कुछ जो हमारे जवान हैं जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया अपनी ड्यूटी करते हुए, उनको इज्जत देने के लिए और उनकी स्मृति में हम कुछ ऐसे सेतुओं को नाम दिया, उनके नाम पे हम समर्पित करते हैं। क्योंकि ये आप ब्रिज देख रहे हैं, ये एक टेम्परी ब्रिज है, बेली ब्रिज है, जो कि रोड कम्युनिकेशन ओपन रखने के लिए बनाया गया था जी। सो इसका नाम शमशेर सेतु है। ये हमारे एक ऑपरेटर हैं शमशेर सिंह, जो कि कुछ सालों पहले यहाँ पे फॉर्मेशन कटिंग करते वक्त उनके साथ हादसा हुआ था और उनकी कीमती जान चली गई। पूरी वैली में पहले सड़क न होने की वजह से यहाँ तक पहुँचना बेहद मुश्किल रहता था और हालांकि इस जांस्कर वैली के लोगों को अगर लद्दाख की तरफ या लेह की तरफ जाना है तो वहाँ पर पहुँचने के लिए विंटर्स का इंतज़ार करना पड़ता था और विंटर्स में लेह तक पहुँचने के लिए 8 से 10 दिन इन्हें पैदल लगते थे, लेकिन रास्ता जो है वो ठीक इस नदी से होकर जाता है। हालांकि ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चादर ट्रैक जो है वो काफ़ी फेमस रहा है इस झांझकर वैली में। लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को पार करने के लिए सर्दियों का इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे में जो ये झांझकर नदी है, ये नदी पूरी तरीके से जम जाती है। लगभग 1.5 मीटर से ज़्यादा जो है वो इस पूरे नदी में जो है पानी जम जाता है और लगभग 3 से 4 फीट की जब बर्फ़ की मोटी परत रहती है तो ऐसे में या इसी नदी के ऊपर से होकर झांझकर वैली के लोग जो हैं वो इस इलाके से बाहर निकलते थे और इस इलाके के भीतर आते। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी चुनौतियों का सामना जो है वो इस झांझकर वैली के लोग पिछले 50 सालों में करते रहे हैं। और ऐसे में इस वक्त जिस तरीके से दारचा श्रृंखला नीमू सड़क का निर्माण कार्य जो है वो इस वक्त युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, तो जाहिर तौर पर ये सड़क जो है इस पूरे झांझकर वैली के लिए लाइफलाइन के तौर पर काम करने वाली है। नीमू तक पहुंचने के लिए 13 टास्क फोर्स को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके की चुनौतियां जो है वो देखने को मिल रही हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है यहाँ से स्क्रीन पर देखी जा सकती है। किस तरीके से झांझकर रिवर जो है वो एक तरफ से बहती है और दूसरी तरफ से ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ जिस तरीके से वर्टिकली जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो ऐसे में इन पहाड़ों को काट कर सड़क का निर्माण किया जा रहा है
और ऐसे में लगभग 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कुछ इसी तरीके के टेरेन से होकर गुजर रहा है, जिस पर सड़क बनाना जो है वो पिछले कुछ सालों में जो है वो चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे में काफ़ी खतरनाक रहता है, क्योंकि इस तरीके के टेरेन पर जब भी टीम अपनी मशीन्स के साथ काम करती है तो जाहिर तौर पर अपने आप को सुरक्षित रखते हुए इस सड़क के निर्माण कार्य को आगे अंजाम देना जो है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है। पिछले कुछ सालों में कई सारी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें बीआरओ के कर्मयोगी जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए सेना का सीमा सड़क संगठन प्रोजेक्ट योजक, जिसको ये जिम्मेवारी दी गई है, और उसके टास्क फोर्स की अगर मैं बात करूं तो 13 टास्क फोर्स को ये जिम्मेवारी दी गई है, जो बखूबी चुनौतियों का सामना करते हुए कुछ इसी टेरेन से जो है वो सड़क निर्माण में जुटी हुई है। और किस तरीके से चुनौतियों का सामना कर रही जो है वो किया जा रहा है ग्राउंड जीरो पर, यही दिखाने की टीम हमारी जो है वो हमारी टीम ये कोशिश कर रही है लगातार आपको। हमने हमारे सफ़र की शुरुआत 230 किलोमीटर पहले दाचा से की थी, और उससे पहले हम मनाली से अपनी टीम के साथ इस सफ़र के लिए निकले थे। ये सफ़र बहुत चैलेंजिंग रहा है, और इस सफ़र के दौरान क्या कुछ खूबसूरत तस्वीरें, क्या कुछ चैलेंज से भरी तस्वीरें जो हैं वो इस सड़क निर्माण से जुड़ी हुई हमको देखने को मिली। हमने वो अपने कैमरे के ज़रिए इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाई है। अब हम 230 किलोमीटर के उस महत्वपूर्ण सेक्शन पर पहुँच चुके हैं, जो कि इस वक्त दिखाना बेहद ज़रूरी है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार थोड़ा नज़दीक ज़रूर आए। इस स्थान तक पहुँचने के लिए हमें लगभग 230 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा है, और उससे ज़्यादा जो है जिस तरीके से इस सड़क को बनाने के लिए जो है वो मेहनत की जा रही है, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। और यहाँ से आगे तक की जो सड़क को कनेक्शन करने के लिए लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है, जिसे अभी भी बनाना बेहद ज़रूरी है, जिस पर काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात कर लूँ तो नीमू से इस स्थान तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस की अगर कुल दूरी की बात करें तो लगभग 69 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसमें लगभग 90% जो है वो सड़क बनकर तैयार हो चुकी है। और ऐसे में इस सड़क को जुड़ने के लिए अब कुछ महीनों का इंतज़ार करना होगा। सबसे पहले मैं वेलकम कर रहा हूँ जी मीडिया को। पहली बार आया कि इस इलाका कठिन जगह नीमू पदम चादर रोड में, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ आने के लिए, शुक्रिया गुजार करता हूँ। हमारा इलाका में, मैं अपने इलाका के बारे में ज़्यादातर बोल रहा हूँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ लोग बहुत सारे ख़त्म होते हुए देखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई सुविधा नहीं है। ये सिंगल पास वगैरह सारे बंद हो जाते हैं, तो 6 महीना कटअप रहते हैं, जैसे मरमुट की तरह जो है मतलब लोग फंसे रहते हैं। तो हमारा हिंदुस्तान आगे बहुत तरक्की होंगे, पूरा ले का डेवलप जो है 6 महीना बंद रहते थे, जो उपसी वाला रोड तो खोलते ही नहीं थे, और जो कि कश्मीर वाला रोड वहाँ पठानकोट से लेकर मीना मरग तक जो है पैरामिलिट्री से लेकर पुलिस से लेकर आर्मी से लेकर पूरा पत्थरबाजी होता है, वहाँ टेररिस्ट अटैक करता है, वो सारे बंद हो जाएगा, यहाँ से चलना शुरू हो जाएगा, तो हमारा देश में शांति और सुकून मिलेगा। तो मैं बहुत बहुत जी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, चलिए उस अधिकारी से भी बातचीत कर लेते हैं जिनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, क्योंकि अब जो है वो एक ऐसे पोर्शन पर इनकी टीम पहुंच चुकी है, क्योंकि उसको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और ये वाला पोर्शन काफ़ी चैलेंजिंग है। सर, किस तरीके से जो है वो पिछले कुछ महीनों में आपकी टीम को टास्क ऐसा दिया गया है जो मिशन इम्पॉसिबल कहा जाता है, अब ये पॉसिबल होगा कैसे? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अभी 8 किलोमीटर का स्ट्रेच हमारा बैलेंस है। इस महीने हमने 4 महीने में अराउंड दोनों साइड से अगर मिला दिया जाए तो हमने 9 किलोमीटर की कनेक्टिविटी अचीव करी है। और हमारी पूरी कोशिश है कि इस वित्तीय वर्ष में मार्च 2024 के पहले ये रोड को कनेक्ट करके देश को एक मैसेज दिया जाए कि हमने ये कनेक्ट कर दिया है। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहूँगा कि साल भर काम करने की जो है वो अब एक प्लान आपको दिया गया, आपकी पूरी टीम को दिया गया, और यही वो पोर्शन है जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। कितनी चुनौती मानते हैं? और दूसरी तरफ जो है अब सर्दियाँ आने वाली हैं, टेम्परेचर -35 तक पहुँचेगा, काम होगा कैसे? सबसे बड़ी बात यहाँ पे यही है कि सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे इन हार्ड रॉक स्ट्रेटा के साथ है, और साथ ही साथ जैसे हम जान रहे हैं कि विंटर्स आने वाले हैं, हमारे पास 1 महीने का एक बफर जोन बचा है। इसीलिए हम लोगों ने अपनी टीम्स को 2 शिफ्ट में काम कराना शुरू कर दिया। एक टीम हमारी मॉर्निंग शिफ्ट में काम करती है, दूसरी टीम हमारी रात तक 8-9 बजे तक काम करती है।
कारण वो इसी से हम लोग को उम्मीद है कि हम इस पेस में अगर हम काम करते रहेंगे हम डेफिनेटली अपना ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। हमारे साथ लगातार पदम से जो हैं वो 13 टास्क फोर्स के कमांडर हमारे साथ बने हुए हैं। सर, इस लोकेशन पर अब हम पहुंच चुके हैं, हमारी एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब ये कब कनेक्ट होने वाला है। जिस तरीके से ऑफिसर्स ने बताया कि अब अगले 3 से 5 महीने जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग होने वाले हैं, सबकी नज़र आपकी टीम पर रहने वाली है। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि अब जो है वो लगभग इस पूरी सड़क का काम पूरा होने को है, अब थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, क्या चल रहा है? बिल्कुल, अभी मेरी पूरी टीम इसी मिशन के पीछे कार्यरत है और हमको पूरा भरोसा है और अपने ऊपर विश्वास है कि जिस प्रकार से हमने इस साल काम किया है और जिस प्रकार से एक पुश मिला है इस प्रोजेक्ट को, और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि अगले 3 या 4 महीने में ये खुशखबरी हम सबको दे पाएंगे कि नीमू पदम दारचा, जो कि जिस रोड पे कम से कम 20 साल से काम चल रहा है, उसका कनेक्टिविटी इस साल हम पूरा करेंगे। बिल्कुल, जी मीडिया से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से इस पूरे दारचा से नीमू तक पहुंचने वाली सड़क पर क्या कुछ नया लेटेस्ट जो है वो आने वाले समय में मिलने वाला है, दिखने वाला है, जिससे जो है वो यूटी लद्दाख पर जो है वो किस तरीके से ये सड़क जो है वो लाइफलाइन का काम करने वाली है। दूसरी तरफ जो है नॉट रीचेबल एक वैली जो है वो झांसकर वैली इसे कहा जाता है, इसे भी जो है वो कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तो ऐसे में अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि 20 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है इस सड़क को बनाने में। अब थोड़ा सा पोर्शन बचा है, लगभग 3 से 5 महीनों के बीच जो है वो एक बार जो है ये सड़क पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी और उसके बाद लेह से लेकर कारगिल तक के तमाम इलाकों को नई कनेक्टिविटी जो है वो सुरक्षित तौर पर ये सड़क देने जा रही है।